हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक पर्यावरण। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक पर्यावरण का अर्थ, आर्थिक पर्यावरण की परिभाषा और आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या हैं। इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक पर्यावरण का अर्थ। देखिए, आर्थिक पर्यावरण का तात्पर्य मनुष्य की उन परिस्थितियों एवं शक्तियों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के समूह के रूप में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं एवं धन उपार्जन की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। आर्थिक पर्यावरण में वह सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनुष्य के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। तो देखिए आप, आर्थिक पर्यावरण से क्या तात्पर्य हुआ? ऐसी सभी परिस्थितियां और शक्तियां, चाहे वो सामाजिक है, राजनीतिक है, प्राकृतिक हो सकती है या सांस्कृतिक हो सकती है, या इन सभी का सम्मिलित रूप हो सकता है। तो ये सभी जो ये परिस्थितियां हैं किसी भी तरह की, वो यदि मनुष्य की अर्थ संबंधी क्रियाएं यानी कि धन उपार्जन से संबंधित क्रियाओं को प्रभावित करती है तो वो कहलाती है आर्थिक पर्यावरण। यानी कि चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे या अप्रत्यक्ष रूप से, यदि वो मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं को प्रभावित करेगी तो वो क्या कहलाती है? ऐसी सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अब इनमें कौन सी हो सकती है? प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता हो सकती है किसी भी क्षेत्र में। प्राकृतिक संसाधनों की क्या दशाएं हैं, मानवीय संसाधन कैसे हैं देश में, सांस्कृतिक या सामाजिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की है किसी भी देश में, या हम बोल सकते हैं किसी भी देश में जो आर्थिक प्रणाली है वो किस प्रकार की है। आर्थिक प्रणाली की यदि मैं बात करूं तो हमें पता है आर्थिक प्रणाली निजी स्वरूप में हो सकती है या समाजवादी हो सकती है या मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हो सकती है। तो किस प्रकार की एक प्रणाली किसी देश में विकसित है या चलन में है, तो वो भी मनुष्य की अर्थ संबंधी क्रियाओं को प्रभावित कर देती है। किसी देश में यदि हम बात करें तो तकनीकी का विकास कितना हुआ है, अर्थात तकनीकी डेवलपमेंट कितना है, वो भी मनुष्य की अर्थ संबंधी क्रियाओं को प्रभावित करेगा, धनोपार्जन की क्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। बाजार की दशाएं कैसी है, बाजार में कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा की स्थिति किस प्रकार की हो सकती है, देश में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति किस प्रकार की है, चाहे आधारभूत सुविधाओं में बैंकिंग, बीमा, संचार या परिवहन या कृषि, इनको हम ले सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं किस प्रकार की देश में विद्यमान हैं। तो साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां किस प्रकार की है देश में, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें किस प्रकार का सपोर्ट मिलता है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां यदि तनावपूर्ण है या शांतिपूर्ण वातावरण है देश में, तो वो सारी चीज़ें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करेंगी। जैसे कि चाइना से हमारा अभी आप देख रहे हैं प्रेजेंट में कुछ तनावपूर्ण माहौल जो विद्यमान है, उसका इफेक्ट हुआ है कि चाइना से हमारे देश के आयात कम हो गए। चाइना से जो हम माल मंगा रहे थे किसी भी प्रकार का, उसका आयात कम किया गया। इफ़ेक्ट क्या हुआ कि देश में ही उन वस्तुओं का प्रोडक्शन होने लगा, या देश की जनता स्वदेशी को प्रोत्साहन देने लगी, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने लगी। तो इसका इफ़ेक्ट हुआ कि हमारे देश की हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़े हैं और विदेशों पर निर्भरता हमारी कम हो गई। तो और देश में लोगों की आय जो बाहर जाती किसी भी तरह से, वो देश में ही बढ़ गई लोगों की आय। तो इस प्रकार से इन क्रियाओं ने मनुष्य की आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित किया। तो इस प्रकार से ये सभी क्रियाएं जो मनुष्य के आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करती है, वो सब किस में सम्मिलित की जाती हैं? आर्थिक पर्यावरण में सम्मिलित की जाती हैं। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं हम परिभाषा में क्या दिया है आर्थिक पर्यावरण की परिभाषा। देखिए, स्टडी इवेंट ने एक अपनी परिभाषा दी है। तो इनके मत के अनुसार आर्थिक पर्यावरण से तात्पर्य सामान्यतः उन बाह्य शक्तियों से है जिनका किसी व्यवसाय पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव होता है। तो स्टडी इवेंट महोदय ने अपना मत प्रकट किया है कि ऐसी सभी बाह्य शक्तियाँ जो किसी भी व्यवसाय पर प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक प्रभाव डालती है,
वो सब क्या कहलाती हैं, आर्थिक पर्यावरण में सम्मिलित होती है। अब बाह्य शक्तियाँ कौन सी हो सकती है? दो तरह की व्यवसाय में शक्तियाँ काम करती है। एक शक्ति होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि आंतरिक शक्ति और एक्सटर्नल यानी कि बाह्य शक्ति। आंतरिक शक्तियाँ कौन सी हैं? जिन पर एक संस्था अपने से ही किसी भी प्रकार से उन पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। यदि संस्था का प्रबंध है, कच्चा माल है, किसी भी प्रकार की मशीनरी है या लेबर संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार की जितनी, या वित्त संबंधी कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इशू आ गया, तो इस प्रकार की समस्या पर एक संस्था स्वयं नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं आंतरिक शक्तियाँ, आंतरिक तत्व। स्टडी इवेंट कहते हैं बाह्य शक्तियाँ जितनी भी है। अब बाह्य शक्तियाँ क्या हुई? एक्सटर्नल फैक्टर्स जितने भी हैं। एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिन पर संस्था का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, जिन पर संस्था कंट्रोल स्थापित करने की स्थिति में नहीं है। जैसे कि सरकार की नीतियाँ हो गई। सरकार की किसी भी प्रकार की नीति हो सकती है, औद्योगिक नीति है, आर्थिक नीति से संबंधित विदेश नीति हो गई, व्यापार नीति, आयात निर्यात से संबंधित नीति है, या राजकोषीय और मौद्रिक नीति है। तो इस प्रकार से इनमें कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव व्यवसाय पर पड़ सकता है। तो उन पर एक व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं है, बिजनेसमैन का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण स्थापित नहीं हो सकता। सरकार ने जैसे लाइसेंसिंग प्रणाली है, अब किस प्रकार की प्रणाली अडॉप्ट कर ली है सरकार ने? लाइसेंस की बाध्यता हो सकती है, लाइसेंस देने में छूट दे सकती है, किसी भी प्रकार की जो लोन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है या सब्सिडी की फैसिलिटी दे रही है तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो इस प्रकार से उनमें कोई परिवर्तन कर दिया सरकार ने। तो इस प्रकार से ये सारी बाह्य शक्तियाँ हैं जिन पर संस्था कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से जब ये क्रियाएं, बाह्य शक्तियाँ मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं तो वो सारा आर्थिक पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। और ये कौन करता है? स्टडी इवेंट के अनुसार। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं। देखिए आर्थिक पर्यावरण में क्या विशेषताएं होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं आर्थिक क्रियाओं से संबंधित, रिलेटेड विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि आर्थिक पर्यावरण किससे संबंधित है? मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाएं। और आर्थिक क्रियाओं में क्या सम्मिलित होता है? व्यक्ति द्वारा आय कैसे कमाई जाएगी, कैसे अर्जित की जाएगी, और उस आय को किस प्रकार से वो व्यय करता है। ये सारी क्रियाएं किस में सम्मिलित हैं? आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है और ये आर्थिक पर्यावरण की एक विशेषता कहलाएगी। तो इस प्रकार से एक मनुष्य की जितनी भी उपभोग, उत्पादन, विनिमय या वितरण से संबंधित क्रियाएं हैं वो सारी आर्थिक पर्यावरण का एक मुख्य विषय है। नेक्स्ट देखिए गैर आर्थिक पर्यावरण का प्रभाव। देखिए आर्थिक पर्यावरण पर गैर आर्थिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। अब गैर आर्थिक तत्व क्या हो गए यहाँ पर? देखिए जितनी भी हमारी सामाजिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, भौगोलिक या प्राकृतिक क्षेत्र है, ये सारी किस में सम्मिलित की जाती हैं? गैर आर्थिक तत्वों में, जो अर्थ से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हैं लेकिन फिर भी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जैसे भौगोलिक पर्यावरण की हम बात करें तो उसमें किसी भी क्षेत्र का धरातल कैसा है, मिट्टी कैसी है, या खनिज पदार्थ वहाँ पर कैसे हैं, या पानी या वन संपदा की हम बात करें तो वो किस प्रकार का उपलब्ध है, या ये सभी चीज़ें जो भौगोलिक पर्यावरण के बारे में मैंने आपको बताया ये आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। यदि वहाँ का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, भौगोलिक ढांचा है अच्छा होगा तो कृषि अच्छे से होगी या व्यवसाय अच्छे से किया जा सकता है। तो इस प्रकार जैसे कि आप देखिए सऊदी जो कंट्रीज़ हैं जितनी भी, ईरान, इराक, उनमें ऑयल, वो उनका एक भौगोलिक ढांचा इस प्रकार का है कि ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार से उनको ऑयल सेल करके अच्छा पैसा मिल जाता है। तो भौगोलिक स्ट्रक्चर में सम्मिलित हो गया। सामाजिक पर्यावरण में देखिए आप किसी भी क्षेत्र के रीति रिवाज, परंपराएं, शिक्षा या स्वास्थ्य ये किस प्रकार का है। अगर किसी भी क्षेत्र में शिक्षा बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है, शिक्षा का क्षेत्र या रीति रिवाज जिसको हम बोल सकते हैं कि मैच्योरिटी आ गई है समाज की विचारधारा में, परिपक्वता है, तो वो समाज आगे बढ़ेगा। और निसंदेह ऐसे समाज में आर्थिक क्रियाओं पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। व्यक्ति पैसा अच्छे से कमा सकता है, अपनी आर्थिक क्रियाएं अच्छे से कर सकता है वो।
राजनीतिक वातावरण भी गैर आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करेगा। राजनीतिक वातावरण क्या हो गया, किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार की राजनीतिक क्रियाएं हो रही है, या हम बोल सकते हैं शासन प्रणाली कैसी है, वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, तो ये राजनीतिक प्रणाली भी इसमें सम्मिलित की जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारे गैर आर्थिक तत्व, इनका प्रभाव भी आर्थिक पर्यावरण पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सरकार द्वारा मार्गदर्शन एवं संचालन। देखिए, आर्थिक पर्यावरण पर सरकार अपना नियंत्रण रखती है और उसको मार्गदर्शन देना, आर्थिक पर्यावरण का संचालन करना, ये सारे कार्य कौन करती है, सरकार द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया था, यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो उसमें सारा का सारा नियंत्रण सरकार के पास होता है, और अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप कुछ कम हो जाता है। तो इस प्रकार से जनरली जितनी भी हमारा आर्थिक पर्यावरण है उसको सरकार संचालित करती है और उस पर अपना नियंत्रण भी रखती है। नेक्स्ट देखिए, आधारभूत ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि यदि किसी क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं जितनी भी है, बिजली, पानी, या हम बोल सकते हैं विद्युत हो गई, परिवहन भी इसमें सम्मिलित होगा, संचार की फैसिलिटी हो गई कम्युनिकेशन वाली, या बैंकिंग और बीमा व्यवस्था वहाँ की, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर ये चीज़ें डेवलप हैं तो आर्थिक विकास तेज़ी से होगा उस क्षेत्र का, और अगर ये चीज़ें पिछड़ी हुई हैं तो देश का आर्थिक विकास भी नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से आधारभूत ढांचा भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट देखिए, जनता का दृष्टिकोण, पब्लिक अप्रोच कैसी है, यानी कि अगर जनता ऐसी है कि वो जिसको हम बोल सकते हैं उपभोक्तावादी है, खाओ पियो ऐश करो, तो उस देश में क्या होगा, विकास होगा। और यदि हम कहते हैं कि जनता बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति की है, तो इसका मतलब है कि वो सादा जीवन उच्च विचार पे चलेगी, और जब सादा जीवन उच्च विचार पे चलेगी तो इसका मतलब हो गया बचत ज़्यादा करेगी, वो किसी प्रकार का उपभोग नहीं करेगी, तो अर्थव्यवस्था का विकास भी यहाँ नहीं हो सकता। तो ये जनता का दृष्टिकोण इसमें सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखते हैं समाज में धन का वितरण। देखिए, धन का वितरण भी आर्थिक पर्यावरण का ही एक हिस्सा है, यानी कि यदि समाज में धन का वितरण असमान है और मान लीजिए कि कुछ ही लोगों के हाथ में सत्ता का संकेंद्रण है, यानी कि कुछ पब्लिक ऐसी है कि बहुत ज़्यादा अमीर है, सारा पैसा उन्हीं के पास इकट्ठा होता है, उन्हीं की इनकम में सम्मिलित है, तो इसका इफेक्ट होगा कि शोषण बढ़ेगा, और जिसको हम बोल सकते हैं कि असमानता बढ़ेगी देश में और शोषण भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से समाज में धन का वितरण किस प्रकार का है, ये भी आर्थिक पर्यावरण की एक मुख्य विशेषता है। जैसे कि आप देख सकते हैं भारत में जो हमारी 4% पॉपुलेशन है, या जो पॉपुलेशन का एक बहुत कम हिस्सा है, उसके पास आय का सबसे ज़्यादा हिस्सा उसी को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से समाज में असमानता उत्पन्न हो गई है। नेक्स्ट देखिए, पूंजी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, यानी कि यदि देश में पर्याप्त मात्रा में पूंजी अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो ही प्राकृतिक साधनों और मानवीय संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग हो सकता है, फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और यदि इस प्रकार से इन प्राकृतिक और मानवीय साधनों का पूरा उपयोग किया जाता है तो देश में आय, रोजगार, विनियोग और देश का आर्थिक विकास बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक विचारधारा, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी कैसी है किसी भी क्षेत्र की, किसी भी देश की, यानी कि पूंजीवादी है या वो देश समाजवाद को प्रिफर कर रहा है या मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे अपना रहा है वो, तो किस प्रकार की विचारधारा अपनाई है। यदि समाजवादी विचारधारा का देश है तो वो संपूर्ण समाज के विकास के लिए कार्य करेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, पूंजीवाद को प्रोत्साहित करता है, जैसे कि अमेरिका जैसा देश, तो वहाँ पर निजी व्यक्ति के लिए ज़्यादा काम करेगा, निजी व्यक्ति अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करता हुआ पाया जाएगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जैसे कि हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित विचारधारा के अनुसार काम करते हैं, तो कुछ चीज़ें सरकारी क्षेत्र में हैं और कुछ उद्योग निजी क्षेत्र में हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक विचारधारा किस प्रकार की है किसी देश की, ये भी आर्थिक पर्यावरण का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट देखिए, नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमिक। देखिए, प्लान्ड इकोनॉमिक क्या होता है,
नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होती है पूरा जब हम पढ़ेंगे आगे पूरी यूनिट, लेकिन पहले यहाँ बता देती हूँ मैं आपको शॉर्ट में। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जब अर्थव्यवस्था के कार्य एक योजना के आधार पर किए जाएं, यानी कि पहले से किसी प्रकार की योजना बना ली जाए और उसी को ध्यान में रखकर उनके लक्ष्य प्राप्त, उस योजना के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए श्रम किया जाए और अपना व्यय किया जाए, तो वो नियोजित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इस प्रकार की जो नियोजित अर्थव्यवस्था है उसमें समस्त संसाधनों पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण ही उपलब्ध पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो सरकार काम करेगी वो किसको ध्यान में रख के करती है? सरकार संपूर्ण समाज के लाभ को ध्यान में रखकर काम करती है, यानी कि सामाजिक कल्याण सरकार की मुख्य प्राथमिकता होती है। इसलिए नियोजित अर्थव्यवस्था के अनुसार यदि काम किया जाता है तो वो भी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है नैतिक तत्व, यानी कि नैतिक स्तर किस प्रकार का है जनता का। यदि जनता का नैतिक स्तर उन्नत है तो वह आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करेगा। उस देश में सारे कार्य ईमानदारी के साथ किए जाएंगे। और यदि किसी भी प्रकार से हम ये कह दें कि नैतिक स्तर गिरा हुआ है, पब्लिक सोचती है कि किसी भी प्रकार से हमें पैसा चाहिए, हालांकि ये गलत है समाज की दृष्टि से या नैतिक मूल्यों की दृष्टि से येन केन प्रकरण पैसा प्राप्त करना, लेकिन इस प्रकार की जो थॉट होती है वो आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से नैतिक तत्व भी आर्थिक पर्यावरण की एक मुख्य विशेषता है। तो आगे आज के टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसको आगे के लेक्चर में, आगे की वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच।